बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। सो आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरनल एनर्जी। हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होती है। अब हमारे पास कोई भी एटम है, जब वो मूव करता है तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसके पास उस वक्त जो एनर्जी होती है वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी तो ही वो मॉलिक्यूल मूव कर सकेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इसके अलावा अगर तो ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने की वजह से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और फॉर एग्जांपल अगर ये हाई टेम्परेचर अगर हम इसको प्रोवाइड करें, हाई टेम्परेचर पे एक और एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है और वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। लेकिन ये हमारे पास डायटोमिक के केस में होता है कि अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल, और अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी देखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जब भी हमारे पास दो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब वो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब भी हमारे पास किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है तो हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इन दोनों एनर्जीज का जो सम होगा वो हम उसको कहेंगे, कलेक्टिवली उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब हमारे पास हो जाते हैं दो केसेस, एक होता है हमारे पास रियल केस और दूसरा हमारे पास होता है आइडियल केस। रियल केस में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज है और उसमें गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब जब गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा कि उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। जब वो मूव करें तो मतलब यह है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और अगर हमारे पास वो मूव कर रहे हैं और उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन हो, तो ये दोनों अगर मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो हमारे पास यानी इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। और हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी वो हमारे पास इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी के। यानी हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है उसमें हम काइनेटिक को भी काउंट कर रहे हैं और पोटेंशियल को भी काउंट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस सिस्टम में, यानी जो हमारे पास ये सिस्टम है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी और इंटरनल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। और अगर हम बात करें आइडियल केस की, आइडियल केस में हमने क्या पढ़ा था, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो 5 पोस्टुलेट है वो ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। वो फोर्स उसी कंडीशन में एक्सर्ट करते हैं अगर वो आपस में कोलाइड कर रहे हो। तो जब तक कोलिजन नहीं होगी तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास कोई कोलिजन नहीं हो रही, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन है, जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस केस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हमारे पास जो इस सिस्टम में यानी आइडियल सिस्टम है इसमें जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी, हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। यानी हमारे पास इस जो हमारे पास आइडियल केस का जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, और क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बाय हीटिंग। मतलब यह है कि हमारे पास कोई कंटेनर है, हमने रखा हुआ है उसको बॉयल करने, तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती रहती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। तो हम हीट प्रोवाइड करके किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं।
और इसके अलावा दूसरा ये केस क्या है, हमारे पास हम मैकेनिकल एनर्जी को भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने हाथ को रब किया या भी कोई भी दो चीज़ें ली हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए, उनको आपस में हमने उनकी रबिंग शुरू कर दी है, तो जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस कर होती है और वो उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी, यानी कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। इसी तरह व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर एनी सरफेस एंड कम टू द रेस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है और स्लाइड करने के बाद वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यानी रगड़ खाने की वजह से वो स्टॉप कर जाता है। द मैकेनिकल वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास अब जब हमारे पास दो सरफेस स्लाइड करती हैं तो अब वो जगह जहाँ पे वो स्लाइड हुई भी होती है तो वो थोड़ी हीट अप हो जाती है यानी गर्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमने जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की है वो हमारे पास उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स है जिससे हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन थर्मोडायनामिक्स। हम थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ रहे हैं कि हम हीट के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, यानी ये एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती है तो वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, रेदर इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ अपने इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन सा पाथ फॉलो करके अपनी सेकंड पोजीशन पे जाती है। तो इस ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट सिस्टम है। अब इस स्टेट फंक्शन को हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन पे हमारे पास उसका जो प्रेशर है वो PA है, वॉल्यूम VA है और टेम्परेचर TA है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी तरह करके पोजीशन B पे चला जाता है, यानी यहाँ से मूव करते हुए A पॉइंट से मूव करते हुए B पॉइंट तक चला जाता है। अब जब वो B पॉइंट पे पहुँचता है तो उसका जो प्रेशर हो जाता है वो PB, वॉल्यूम VB और टेम्परेचर TB हो जाता है। मतलब ये है कि हमारे पास जो उस मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो उसका प्रेशर भी चेंज हो गया है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया है और टेम्परेचर भी चेंज हो गया है। अब वो जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया है, अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इसने मूवमेंट की है, लेकिन ये डिपेंड नहीं कर रहा कि ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये C1 फॉलो करता है या फिर C2 फॉलो करता है, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये जस्ट अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा पाथ फॉलो करके अपनी सेकेंड पोजीशन पर गया है। तो ऐसे सिस्टम को हमने स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट सिस्टम बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसको हम स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं, हम उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम इस लेक्चर में हमने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क एंड हीट। अब हम वर्क और हीट को कैसे रिलेट करते हैं, इसका अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इसका जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो एक इंजन से स्टार्ट हुआ था। इंजन में हम हीट प्रोवाइड करते थे और वो हीट जो एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी यानी एज ए रिज़ल्ट हमें वर्क देती थी। तो इसका स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि हीट को जब हमने प्रोवाइड किया किसी भी सिस्टम में तो सिस्टम ने फिर वर्क किया सराउंडिंग पे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ से ही हीट और वर्क जो है ना इंटर रिलेट हो रहे थे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जब भी किसी भी सिस्टम की हम बात करते हैं तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। इंटरनल एनर्जी को हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव यू से डिनोट करते हैं और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम नेगेटिव यू से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड कन्वेंशन है वो हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर हम इसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करने लग जाएं तो उस वक्त हमारे पास जो हीट होगी उसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव क्यू के साथ, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हम हीट प्रोवाइड ना करें, हीट अगर हमने पहले प्रोवाइड की है तो उस वक्त हमारे पास पॉजिटिव क्यू था, मतलब पॉजिटिव हीट थी। लेकिन अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टम से, यानी जो सिस्टम है वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है यानी रिलीज़ कर रहा है। तो उस वक्त हमारे पास जो क्यू होगा ना वो नेगेटिव होगा, यानी उस वक्त हमारे पास जो हीट होगी ना वो नेगेटिव होगी। तो ये कन्वेंशन थी हीट के हिसाब से।
थर्ड कन्वेंशन हमारे पास है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है। अब ये जो पिस्टन है, फॉर एग्जांपल हम हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यह स्टीम प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और वो जो स्टीम है वो इस ढक्कन को या लिड को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो सिस्टम है ये वर्क कर रहा है ना, मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम जो है वो खुद काम कर रहा है, अपनी स्टीम को, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए उस लिड को ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर हमारे पास लिड की जो नई वैल्यू होगी ना वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ना, इसको हम डोनेट करते हैं पॉजिटिव डब्ल्यू से, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा केस है जिसमें हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और उस हम पिस्टन को प्रेस करते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, जब हम उसको डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा और उसकी नई वैल्यू कुछ यहाँ तक आ जाएगी। अब ये क्या हो रहा है कि हम वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा। वर्क डन तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो ये कुछ बेसिक कन्वेंशन थी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब हमने कन्वेंशंस पढ़ लिए। अब हमने देखना है कि किसी भी सिस्टम में जो वर्क डन हो रहा होता है वो किस वजह से हो रहा होता है। अब हमारे पास एक सिस्टम था, हमने पढ़ा वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम में हमारे पास जो इनिशियली हमारे पास जो था ना लेवल, वो ये था। जब हमने इस सिस्टम पे वर्क करवाया तो ये कंप्रेस हो गया और ये इस पोजीशन पर आ गया। हमारे पास जो पिस्टन की लिड थी वो यहाँ पर आ गई। यानी क्या हुआ कि हमने इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया। अब जब वर्क डन किया तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो ऊपर वाला था और जो फाइनल होगा वो नीचे वाला हो गया। तो हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करें तो VF माइनस VI, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव होगा। जब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास जब भी हम किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होता है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हमने हीट प्रोवाइड की है सिस्टम को। हीट जब हमने प्रोवाइड की है तो हमारे पास जो पिस्टन था वो ऊपर की तरफ मूव हुआ है। फॉर एग्जांपल ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो वो यहाँ मूव हो गया, यहाँ आ गया। अब क्या हुआ है कि ये हमारी थी इनिशियल और ये हमारी थी फाइनल। तो हम जब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे VF माइनस VI इज इक्वल टू डेल्टा V, यानी यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास पॉजिटिव में होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव में है तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो वर्क होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव कैसे होता है और बाय द सिस्टम पॉजिटिव कैसे होता है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास वॉल्यूम चेंज होने से वर्क डन चेंज होता है, वर्क डन प्रोड्यूस होता है किसी भी सिस्टम में। अब हमारे पास एक सिस्टम है, उसका हमारे पास वर्क डन है, हमें वर्क डन का पता होता है W इज इक्वल टू होता है FD। तो अब हमारे पास वर्क डन हमारे पास है W इज इक्वल टू FD। तो अब हम एक गैसेस सिस्टम की बात करें तो गैसेस सिस्टम में हमारे पास जब जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, फोर्स बाय एरिया। अब एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो होगा P इज इक्वल टू F बाई A, और यहाँ से हमने फोर्स की अगर वैल्यू निकाला तो F इज इक्वल टू PA बनता है। तो अब ये जो F की वैल्यू है हमने पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, W इज इक्वल टू PA और ये D। अब हमने देखा कि हमारे पास जब हमारे पास शुरू में सिस्टम था तो वो इस किस्म का था, लेकिन जब हमने उसको टेम्परेचर दिया, अब ये जो सिस्टम है जब गैस के मॉलिक्यूल ने वर्क डन करना शुरू कर किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडेड टेम्परेचर, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो पिस्टन क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। अब हमारे पास पहले जो सिस्टम था वो यहाँ तक था पिस्टन, उसके बाद पिस्टन यहाँ चला गया। अब ये जो एरिया है ना टोटल, मतलब ये है कि ये है टोटल डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस जो कि कवर हुआ है। तो अब हमारे पास ये जो डेल्टा वाई है, मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन डिस्टेंस है जो कि गैस के मॉलिक्यूल ने वर्क डन किया है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है D,
वो कितना है, वो हम उसी की बात करेंगे जो चेंज हुआ होगा। हम पूरे कंटेनर की बात नहीं करेंगे, हम उसी डिस्टेंस को लेंगे जो कि चेंज हुआ होगा ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो W इज इक्वल टू पी ए डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन डिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो अब ये देखें, अब हमारे पास जो इक्वेशन ए डेल्टा वाई, अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका एरिया को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसकी सर्कुलर, मतलब अगर हम सर्कुलर की बात करें तो हम एरिया को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो है W इज इक्वल टू पी ए डेल्टा वाई। अब हमारे पास जो देखें ए और डेल्टा वाई, अब ए हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और डेल्टा वाई है हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आया, जो हीट प्रोवाइड करने के बाद चेंज इन वॉल्यूम आया, ये वो वॉल्यूम है। तो अब ए हमारे पास होता है एरिया, एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। और अगर हम ये इस डिस्टेंस की बात करें, ये हमारे पास डी की जगह हमने डेल्टा वाई लिखा है ना, तो वो हमारे पास होता है एम। तो ये क्या बना, टोटल बना एम क्यूब, और एम क्यूब हमारे पास क्या होता है, एम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है, यानी हमारे पास ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है वो है डेल्टा वी। और डेल्टा वी हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम वी होगा, लेकिन हम उस वॉल्यूम की बात करें जो कि हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्रिएट हुए, यानी जो चेंज इन वॉल्यूम आया है। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि वर्क डन तभी होगा जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगा, तो जब हमारे पास वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो हमारे पास वर्क डन भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सिस्टम ने वर्क डन किया है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। इसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास अगर पिस्टन मूव ना करता ऊपर की तरफ तब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहना था, लेकिन यहाँ पे जब हमने हीट प्रोवाइड की तो वो ऊपर एक्सपेंड हो गया ना, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो गए, तो हमारे पास जो एज ए रिजल्ट प्रेशर था वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसका वर्क डन आया है। अब अगर हम इसी वर्क डन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसके हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर लेंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा। प्रेशर की लाइन हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये लाइन हमारे पास प्रेशर की लाइन है। लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि पहले जब हमने किया तो वॉल्यूम था V1, लेकिन वॉल्यूम जब चेंज हुआ तो वो हो गया V2 हो गया। तो ये जो दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो V1 से चेंज हो रहा है V2 की तरफ। और अब हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि इसका जो, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा जो टोटल एरिया कवरिंग इन रेक्टेंगल, मतलब जो ग्राफिकल एरिया होगा, जितना भी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होगा वो हमारे पास उसका वर्क डन होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्क एंड हीट रिलेशनशिप, कि कैसे हमारे पास जब वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारे पास कोई भी सिस्टम वर्कआउट करता है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।